आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी मंत्र। शहर से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से घर में भगत अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। उसके 6 बेटे थे, लेकिन बीमारी में अच्छा इलाज नहीं हो पाया। उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका आखिरी और 7वां बेटा भी बीमार से ग्रस्त था। बहुत सारा इलाज करवाया उन लोगों ने, पर उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। इसीलिए वो दोनों बहुत परेशान थे। वो लोग सुने थे कि डॉक्टर चड्डा के इलाज है, वो बहुत भयानक से भयानक बीमारी भी ठीक कर देते हैं। बूढ़े भगत को यह एक ही रास्ता नज़र आया। वह अपने लड़के को डॉक्टर चड्डा के पास ले जाने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। डॉक्टर चड्डा बहुत ही योग्य और अनुभवी डॉक्टर थे। वह इलाज के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि लोगों का कहना था, डॉक्टर चड्डा जिस बीमारी पर नज़र डाल देते हैं, उनकी बीमारी पल में दूर हो जाती है। भगत जब डॉक्टर चड्डा के मकान के सामने पहुंचा तो उस समय संध्या का समय था और डॉक्टर साहब बैडमिंटन खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। भगत तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, लड़का बहुत बीमार है, सुबह आना, यह मेरे खेलने का वक्त है। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब आगे बढ़ने लगे। भगत उनके पैर पकड़ लिए और पैरों पर अपना सिर रख दिया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, आपके एक बार देख लेने से लड़का ठीक हो जाएगा, मुझ गरीब पर रहम करो। एक बार कह दिया ना, सुबह आना, दवा खाना सुबह खुलता है, जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं परेशान करने। डॉक्टर साहब बूढ़े के दर्द को ना समझते हुए आगे बढ़े और अपनी कार में बैठकर चले गए और बूढ़ा भगत अपने बच्चे को गोद में उठाए वापस घर की ओर चल दिया। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप की जीवन की यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। बुढ़ापे की यह अंतिम निशानी भी खत्म हो गई। काफी समय बीत गया। बूढ़ा भी अपना दर्द धीरे धीरे भूल चुका था। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर चड्डा की 2 संतानें थी, एक लड़की और दूसरा लड़का। लड़की की शादी हो चुकी थी, लड़का कॉलेज की पढ़ाई में लगा था। डॉक्टर चड्डा ने लड़के को सांप पालने का और तरह तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसकी कोठरी में तरह तरह के सांप थे। बेटे के इस शौक से माँ बाप हमेशा डरते रहते थे। एक बार डॉक्टर चड्डा के लड़के का जन्मदिन मनाया गया। डॉक्टर साहब पैसे वाले आदमी थे। खूब धूमधाम की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। नाच गाने का आदि का भी प्रोग्राम रखा गया था। डॉक्टर चड्डा के बेटे का नाम कैलाश था। कैलाश ने भी अपने कॉलेज के सभी सहपाठी बुलाए। उसकी खास मित्र थी मृणालिनी, जिसके साथ कैलाश की शादी होने वाली थी। सभी लोग नाच गान का आनंद उठा रहे थे। इसी बीच मृणालिनी ने कैलाश से आग्रह किया कि वह उसे सांप वाली कोठरी में ले जाकर सांप दिखाए। कैलाश ने मना किया और कहा, सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे, अभी रहने दो, फिर कभी दिखा दूंगा। लेकिन मृणालिनी ना मानी और आखिरकार कैलाश उसको सांप की कोठरी के पास ले गया और कोठरी का दरवाजा खोलकर बीन बजाने लगा। सांप कैलाश के इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए। वह खेल दिखाने के लिए लोगों ने भी नाच गान देखना छोड़ दिया और आकर खड़े हो गए। कैलाश को भी जोश आ गया। वह सांप को कभी गले में लपेटता, कभी बाहों के इर्द गिर्द लपेट लेता। मृणालिनी ने उसे मना किया कि वह ऐसा जोखिम न उठाए, पर वह न माना। मृणालिनी पछता रही थी कि उसे कैलाश से सांप दिखाने का आग्रह किया ही क्यों। तभी एक बोला, सांप के दांत तोड़कर उसे पकड़ना क्या मुश्किल है, तारीफ तो तब है जब सांप को यूं ही पकड़ा जाए। कैलाश ने बताया कि उसने किसी भी सांप के दांत नहीं तोड़े हैं और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन सांपों में सबसे भयानक और जहरीले सांप को पकड़ा और उसकी गर्दन को दबाया। सांप ने मुंह खोला, लोगों को उसकी दांत दिखाई पड़े और सभी को यकीन हो गया कि कैलाश वास्तव में सच कह रहा है। सांप ने इससे पहले कभी भी कैलाश का यह व्यवहार नहीं देखा था।
कभी भी उसने सांप की गर्दन को इतनी जोर से नहीं दबाया था। सांप ने समझा अब वह उसे मारना चाहता है और सांप गुस्से से बिलबिला उठा। ज्यों ही कैलाश ने सांप की गर्दन छोड़ी, सांप ने झट से उसकी उंगली में काट खाया। कैलाश की उंगली से खून की धार बहनी शुरू हो गई। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वह मेज की दरवाजे पे एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। खुशी के माहौल में कोहराम मच गया था। इस बात का पता लगते ही डॉक्टर चड्डा ने तुरंत वहां आए और उन्होंने कैलाश की उंगली को उतनी जगह से काटना चाहा। कैलाश की जड़ी बूटियों पर पूरा विश्वास था, इसलिए जड़ी पीस कर लगाई गई, लेकिन सांप का जहर भयानक होने के कारण जड़ी ने कोई असर नहीं किया। कैलाश की आंखें बंद हो रही थी। वह लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का एक टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर चड्डा परेशान थे कि इतनी देर बाद अब उनका इलाज भी काम नहीं कर पाएगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसने मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। बूढ़े भगत के कानों में भी यह खबर पहुंची। सांप काटने का मंत्र वह जानता था। अपने मंत्र के बल से उसने बहुतों को ठीक किया था। उसके मंत्र में ऐसी शक्ति थी कि मरा हुआ भी जीवित हो उठता था। भगत बड़बड़ाने लगा, अच्छा हुआ आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली। अब डॉक्टर को मालूम पड़ेगा कि बेटा का दर्द कैसा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि उसके हृदय में कुछ नूचता जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बूढ़े ने ऐसी खबर सुनी हो और दौड़ता ना गया हो, चाहे कोई भी मौसम हो, जाड़ा, गर्मी, यहाँ तक कि मूसलाधार बरसात में भी वह लाठी टेकता, मरे हुए पर मंत्र फूकने चल देता। सैकड़ों निराश को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बूढ़े का मन न माना और वह घर से निकल पड़ा डॉक्टर चड्डा के घर की ओर। लेकिन अपने बेटे की बात याद आते ही वह आधे रास्ते से ही घर लौट आया और चुपचाप लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवट बदल रहा था। फिर उठा और दरवाजा खोल बाहर निकला। चौकीदार गश्त पर था। बूढ़े को देखा तो बोला, कहो भगत, यहाँ कैसे? यूं ही देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। बूढ़ा भगत बोला, 1 बजा है, अभी रात बाकी है। मैं अभी डॉक्टर के घर से आ रहा हूँ। तुमने सुना होगा उनके लड़के को सांप ने काट दिया है। अब तक तो मर भी गया होगा। तुम चले जाते तो शायद ठीक हो सकता। सुना है 10,000 का इनाम रखा है, चौकीदार ने कहा। उसकी बात सुनकर भगत बोला, डॉक्टर 10 लाख या 10 करोड़ भी दे तो भी ना जाऊं। चड्डा का लड़का रहे या मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सुलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? यह कहकर वह लाठी टेकता इधर उधर टहलने लगा। चौकीदार चला गया। बूढ़ा मुंह से बड़बड़ा रहा था, मन को चौंट रहा था। पैर अपने आप स्प्रिंग की तरह डॉक्टर के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे, मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया था, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों के ही भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। मकान पर शांति थी। मेहमान लोग जा चुके थे। बूढ़े ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर ने बूढ़े को देखा और नम्रता से कहा, जाओ भाई, मेरे ऊपर खुद ऐसी मुसीबत है, अभी 1 महीने तक मैं किसी के इलाज नहीं कर सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। बूढ़े के ऐसा कहने पर डॉक्टर उसे उस जगह पर ले गए जहाँ कैलाश लेटा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यह ठीक हो जाएगा। इसके सर पर पानी
उड़ेलने की व्यवस्था करो। डॉक्टर बेटे को बचाने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहारों को पानी लाने का आदेश दिया। घड़ों, बाल्टियों, कलशों से पानी आने लगा और कैलाश को नहलाया जाने लगा। बूढ़े ने मंत्र फूका। थोड़ी देर बाद जड़ी सुंघाई, फिर मंत्र फूका। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद कैलाश ठीक हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सब कैलाश को देखने लगे। बूढ़ा का यश गाने लगे। बूढ़ा वहां से चल दिया। सुबह होने वाली थी। वह जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था ताकि बुढ़िया न जाग जाए। डॉक्टर और उनकी पत्नी उस स्थान पर पहुंचे तब बूढ़ा वहां से गायब था। डॉक्टर ने पत्नी से पूछा, तुमने बूढ़े से कुछ कह दिया था क्या? नहीं, मैंने उसे रुपया देना चाहती थी, लेकिन वह पता नहीं कहाँ चला गया। पत्नी से बताया। डॉक्टर चड्ढा बोले, मैं उसे पहचान गया हूँ। यह वही बूढ़ा है जो अपने बच्चे को लेकर मेरे दरवाजे पर आया था। मैं उस समय खेलने जा रहा था और मैं उसका इलाज नहीं किया था। शायद उसका जन्म यश बांटने के लिए ही हुआ होगा। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा मार्ग दिखाया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद डॉक्टर चड्ढा अपना हर समय बीमारों की मदद में लगाने लगे और हर गरीब तथा बूढ़ों की मदद करने लगे।